नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 5 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और पहले भी कहता हूँ, आज भी कहूँगा, कहना तो है ही मुझे। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, फेसबुक का ग्रुप है, ठीक है। तो सीरियस स्टूडेंट जो भी हों वो करें आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लघु वनोपज। एक मिनट, हमको ये सब सही कर लेने दीजिए। और लघु वनोपज गौड़ वन उत्पादों एमएफपी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि। सरकार ने देश के जनजातीय इलाकों में तैयार किए जाने वाले लघु वनोपज जैसे गौड़ वन उत्पादों जिसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एमएसपी में संशोधन कर वृद्धि की है। ठीक है, वृद्धि है, हिंदी के शब्द पे मत जाइएगा, वृद्धि है, ठीक है। इंक्रीमेंट किया है, इंक्रीज किया है, ठीक है। एमएसपी में 16 से लेकर 66% की वृद्धि की गई है। एमएसपी में 16 से लेकर 66% की वृद्धि की गई है। इसमें कम से कम देश के 20 राज्यों में छोटे और गौड़ जनजातीय उत्पादों की खरीद को समर्थन मिलेगा और तुरंत राहत पहुंच सकेगी। फिर क्या किया गया है? केंद्रीय प्रायोजित इस योजना के मौजूदा प्रावधान में राहत देते हुए योजना के तहत आने वाले 49 गौड़ वन उत्पादों के एमएसपी में संशोधन किया गया है। कुछ प्रमुख उत्पाद जिसका बढ़ा समर्थन मूल्य इस प्रकार है, जैसे कि आपको देखा जाएगा। और जो भी पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको पीडीएफ अभी मिल जाएगा और शाम को 7 बजे टेस्ट भी होगा आप लोगों का। जैसे कल हुआ था वैसे आज भी होगा, टेस्ट होगा आप लोगों का। जैसे लघु वन उपज है, तो इसमें देखिए लघु वन उपज है, इसमें क्या है? वर्तमान मूल्य है 31 रुपया, संशोधित मूल्य है 36 रुपया। शहद है, इमली का जैसे था 31 हो गया तो फिर 36 हो गया। शहद 195 था, 225 हो गया है। गोद 98 114 हो गया है। तो ये पीडीएफ में दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको, इतना पूरा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। करन सीड है या साल सीड है, 20 का 20 ही है, या साल्ट ट्विस्ट है, साल्ट लिव्स है 30 से 35 हो गया है। चिरौंजी है 109 से 126 हो गया है। कुशबी लाख है 203 से 275 हो गया है। उसमें सीड है 20 से लेकर 23 हो गया है। और नीम सीड है जो 23 से लेकर 27 हो गया है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। गौड़ वन उत्पादों के एमएसपी में प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार समीक्षा की जाती है, ठीक है। प्रत्येक 3 साल में एक बार रिव्यू लिया जाता है इसका। परंतु कोविड-19 के कारण इसकी समीक्षा काफ़ी पहले की गई है। इसकी समीक्षा कौन करता है? जनजातीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया है मैंने, ये लघु वनोपज या गौड़ वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो मेन था आपको बता दिया गया कि इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। 16 से लेकर 66% वृद्धि हुई है। 20 राज्यों में छोटे और गौड़ जनजातीय उत्पादों की जो खरीद को समर्थन मिला है और तुरंत राहत उनको मिल जाएगा। 49 गौड़ वन उत्पादों के एमएसपी में संशोधन किया गया है, ये सब दिया ही है नीचे, तो ये देख लीजिएगा। और जो समीक्षा 3 साल में की जाती थी और कोविड के कारण पहले ही की जा रही है, ये भी देख लीजिए, जनजातीय मंत्रालय द्वारा की जा रही है। अब हम बात करते हैं जो जनजातीय मंत्रालय कर रहे हैं, आखिर ये देखिए ट्राइफेड है क्या? भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। देश की लगभग 70% की आबादी अभी भी गाँव में रहती है और देश की लगभग 55% आबादी अभी भी कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। कृषि उत्पादों को उनके उत्पादों की अच्छी कीमत प्रदान करने के लिए सरकार ने 1985 में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस CACP की स्थापना की, जो 22 कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषित करता है। इसी तरह सरकार ने देश के आदिवासी समुदायों द्वारा है यहाँ पे बनाए गए उत्पादों को उचित मूल्य पर प्रदान करने के लिए 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की थी, ठीक है। जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद जिसे कहते हैं, स्थापना 1987 में हुआ था। याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी में बहुत हॉट टॉपिक है ये ट्राइफेड। यह राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ट्राइफेड का जो मुख्यालय है बेसिकली वो दिल्ली में है, ट्राइफेड का मुख्यालय।
और इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और जो विभिन्न स्थानों पर स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। देख लीजिए, ट्राइफेड का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों के द्वारा जंगल से एकत्र किए गए या इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में सही दाम पर बिकवाने की व्यवस्था करना है। ये ट्राइफेड का काम होता है, उद्देश्य है। गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए ट्राइफेड भारतीय खाद्य निगम, जिसे FCI कहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एजेंट और मोटे अनाजों जैसे दाल है, तिलहन है, अनाज है, सरकारी खरीद में कृषि एवं सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में काम करता है। ये भी काम करता है, ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो MFP कहते हैं, उसे क्या है, गौड़ या लघु वनोत्पाद क्या है। जनजातीय लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, जड़ जंगल जमीन ही होता है। जो जनजातीय एरिया होते हैं वो लोग उसी के लिए सबसे ज़्यादा, सबसे फेवरेट उनका वही होता है, जड़ जंगल जमीन जनजातियों का। गैर काष्ठ वनोत्पाद है, जिसे समांतर लघु वनोत्पाद कहा जाता है, वनोत्पाद कहा जाता है। इसमें पौधे मूल के सभी गैर काष्ठ उत्पाद जैसे बांस है, बेत है, चारा है, पत्तियां हैं, गम है, वैक्स है, डाई है, रेजिन है और कई प्रकार के खाद्य जैसे मेवे, जंगली फल, शहद, लाख, रेशम आदि शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया गया। वनों में रहने वाले 100 मिलियन लोग खाद्य, आश्रम, औषधि और नगद आय के लिए लघु वन उत्पादों पर ही निर्भर हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। जैसे देख रहे हैं महिलाएं क्या कर रही हैं, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देख रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। जनजातीय लोग अपनी वार्षिक आय का लगभग 20 से 40% वनोत्पाद से प्राप्त करते हैं, जिस पर वे अपने समय का सबसे बड़ा भाग खर्च करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, जड़ जंगल जमीन के लिए ये सबसे लोकप्रिय हैं, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अपना जड़, अपना जंगल, अपना ज़मीन। तो इनकी आय का साधन है, इसलिए जो भी आदिवासी हैं, जनजाति लोग हैं, वो लोग करते हैं ये सब। चलिए अगला हम बात करते हैं भू शरणार्थी संकट। त्रिपुरा के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इस बार देख लीजिएगा, UPSC में भी पूछ सकता है और स्टेट PCS में भी पूछ सकता है। और जैसे हम लोग को पढ़ाने का तरीका आप लोग भली भांति परिचित हैं, तो हम किसी भी चीज़ को अधूरा नहीं पढ़ाते हैं, पूरा पढ़ाते हैं। तो आप लोग उन चीज़ों को ध्यान से देखिए और सीरियस स्टूडेंट तो खास करके ध्यान से देखें। ठीक है, और इसका PDF जो है वो पेड ग्रुप में आप लोग को दे दिया जाएगा। शाम को 7 बजे इसी PDF से रिलेटेड टेस्ट होंगे, जैसे कल हुए थे वैसे आज भी होंगे। ठीक है, त्रिपुरा के कुछ समूहों ने उत्तर त्रिपुरा जिले में स्थापित ब्रू जनजाति के लोगों को अस्थायी रूप से बसाने के लिए निर्णय पर आपत्ति जताई, उन्हें त्रिपुरा से बाहर करने की मांग की गई थी, जताते हुए उन्हें त्रिपुरा से बाहर करने की मांग की गई थी। 16 जनवरी 2020 को केंद्र ने भू शरणार्थी संकट को सदैव के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार, ठीक है, तथा ब्रू जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ एक चतुष्पक्षीय समझौता किया, जिसमें 3-4 लोग कौन कौन थे। एक तो सरकार थी, केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू जनजातियों के प्रतिनिधि जो थे। ठीक है, और कब हुआ था, 16 जनवरी 2020 को है। ठीक है, भू शरणार्थी संकट के लिए यहाँ पे मीटिंग हुआ था। शिट मैन, हाँ, ये 1 मिनट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। हाँ, तो चतुर्थ समझौता, जिसमें मिजोरम वापस न जाने वाले भू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही आप रहिए और बसिए, इसके लिए एक डिस्कशन हुआ था उन लोगों के बीच में। अब बात करते हैं कि ब्रू जनजाति की जिस पे डिस्कशन हुआ था, जो मीटिंग हुआ था चारों लोगों के बीच में, आखिर ये ब्रू जनजाति आखिर है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रू समुदाय स्वयं को म्यांमार के शान प्रांत का मूल निवासी मानता है। इस समुदाय के लोग सदियों पहले म्यांमार से आकर भारत के मिजोरम राज्य में बसे हैं। मिजोरम, ठीक है, तो ये लोग स्टार्टिंग इनका क्या है, ओरिजिन कहाँ से है, म्यांमार के शान प्रांत का निवासी है। और समुदाय के लोग सदियों पहले म्यांमार से आकर भारत के मिजोरम राज्य में बस गए थे। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि समझौता किससे किससे हुआ है, मिजो सरकार से हुआ है, त्रिपुरा सरकार से हुआ है। मिजो, त्रिपुरा और MTB याद कीजिए। अब वो छोड़िए, MTB छोड़िए, मोहम्मद बिन तुगलक याद रख लीजिएगा। यम से, देखिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ट्रिक पे बैठ जाती हैं। यम से मिजोरम, B से आपका कौन सा हो जाएगा, ब्रू जनजाति के लोग, T से त्रिपुरा, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, और सरकार मोहम्मद बिन तुगलक की सरकार, ऐसे याद रख लीजिए। एक शॉर्टकट है, मुझे दिमाग में अभी क्लिक किया, मैंने कहा बता दूँ आप लोगों को। यम से मिजोरम, B से ब्रू जनजाति, त से त्रिपुरा और यस से सरकार, तो मोहम्मद बिन तुगलक की सरकार। ठीक है,
हिस्ट्री ऑप्शनल का टीचर हूँ तो इतना तो याद रहेगा ही, ठीक है। तो हाँ, तो ये लोगों ने समझौता किया था। ब्रू जनजाति की जो मैंने कहा कि उत्पत्ति जो हुई है, म्यांमार के शान प्रांत का मूल निवासी मानता है, ओरिजिन है म्यांमार, ड्रागुन जिसे वर्मा कहा जाता था पहले। इस समुदाय के लोग सदियों पहले म्यांमार से आकर भारत के किस राज्य में बसे थे? मिजोरम राज्य में बसे थे। अब हम बात करते हैं ब्रू जनजाति के लोग पूर्वोत्तर के कई राज्यों में रहते हैं, परंतु इस समुदाय की सबसे बड़ी आबादी मिजोरम के मामित और कोलासिब जिलों में पाई जाती है, ठीक है। मिजोरम के किस इलाके में पाई जाती है? मामित और कोलासिब इलाकों में पाई जाती है, ठीक है। ये फिगर के माध्यम से है, पीडीएफ में आप लोग को देख लीजिएगा आप लोग। इस समुदाय के अंतर्गत लगभग कितनी उपजातियां हैं, उपजनजातियां? हर जातियों की भी तो उपजाति होती है, 12 उपजातियां शामिल हैं। मिजोरम में ब्रू समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब के तहत सूचीबद्ध किया गया है। वहीं त्रिपुरा में ब्रू को एक अलग जाति समूह में रखा गया है, यही तो लफड़े का जड़ है। त्रिपुरा में ब्रू समुदाय के लोगों को रियांग नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर त्रिपुरा में ब्रू समुदाय जो मिजोरम में रहते हैं तो उसमें क्या है, मिजोरम में ब्रू जाति को अनुसूचित में एसटी में रखा गया है, अनुसूचित जनजाति में, लेकिन त्रिपुरा में एक अलग जाति है, मतलब मिजोरम में एसटी है और त्रिपुरा में अलग जाति में है, अलग कास्ट में है। त्रिपुरा में ब्रू समुदाय को रियांग नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नोट, गृह मंत्रालय ने अक्सर यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया, चेंचू, बोडो, गरबा, असुर, कोतवाल, बैगा, बोंदो, मारम, नागा, सौरा जैसे जिन 75 जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के रूप में वर्गीकृत किया है, टोटल 75, रियांग उनमें से एक है। इसके बारे में पहले भी मैं वो वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं डीएनए का। ये 75 जनजाति समूह देश के 18 राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में भी रहते हैं, ठीक है। 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी रहते हैं। और आप मुझे बताइए कमेंट करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। चलिए, ब्रू समुदाय के लिए चतुष्पक्षीय समझौता, जैसे मैंने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक की सरकार, जैसे बताया आपको कि मिजोरम, त्रिपुरा, ब्रू और भारत सरकार प्रतिनिधियों के मध्य ब्रू शरणार्थियों को लेकर समझौता किया गया था, जैसे पहले बताया गया था। 16 जनवरी को हुआ था, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, जिसमें त्रिपुरा में रह रहे ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसने की बात की गई थी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में 600 करोड़ रुपए का एक पैकेज की भी घोषणा किया है केंद्र सरकार की, भैया 600 करोड़ रुपए का आपको पैकेज दिया जा रहा है। वे सभी ब्रू परिवार जो त्रिपुरा में ही बसना चाहते हैं, उनके लिए त्रिपुरा में अस्थायी तौर पर रहने की व्यवस्था के साथ उन्हें त्रिपुरा राज्य के नागरिकों के सभी अधिकार दिए जाएंगे। जो त्रिपुरा के जैसे नागरिकों को मिलता है वैसे उनको भी मिलेंगे। ये लोग केंद्र सरकार व त्रिपुरा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। मतलब केंद्र की तरफ से जो योजना है और राज्य की जो योजना है, दोनों ही योजनाओं का ये बेनिफिट उठा सकेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मिजोरम में इनको एसटी में रखा गया है और त्रिपुरा में इनको अलग एक जाति में रखा गया है। तो जो लोग अगर त्रिपुरा में रहना चाहते हैं, जो वहाँ बसे हुए हैं, वहाँ के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि आप लोग क्या करें भाई साहब, आप लोग जो भी वहाँ की सरकार जो आपको सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र की योजना है, कल्याणकारी योजना है, दोनों का बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप हमारी बातों को समझने की कोशिश की होंगे। चलिए अगले हम बात करते हैं, भारत में अनुसंधान और विकास R&D पर कितना व्यय होता है। बहुत ज़रूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट देश की नींव होती है, ताकत होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण 2018 पर आधारित अनुसंधान एवं विकास तथा संकेतक 2019-20 के अनुसार अनुसंधान एवं विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में भारत का सकल व्यय वर्ष 2018 से 2018 के बीच 3 गुना बड़ा है। तो ये देख लीजिएगा कि जो R&D होता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, वो पहले और अब में कितना डिफरेंस है। 8 से लेकर अगर 18-10 साल की बात मैं करूँ, एक दशक की बात करूँ, तो 3 गुने की हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया है, वृद्धि हो गई है। देश में अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय, जिसे ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट GERD, वित्तीय वर्ष 2007-8 के 39,437.77 करोड़ रुपए से बढ़कर 2017-18 में 1,13,825.03 करोड़ रुपया हो गया है, ठीक है। जैसे बताया है मैंने कि 3 गुने की बढ़ोतरी हो गई है। तो वैसे भी देखिए 40/120 होता है ना, तो 39,000 था, अब 1,13,000 वही, मतलब लमसम जैसे मैंने कहा कि 3 गुना बढ़ोतरी हो गई है। तो इसको डेटा को आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में, क्योंकि ये तो जो भी टॉपिक हम लोग देते हैं ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आएंगे ज़रूर। ये 100% है, मेंस में भी काम देंगे, प्री में भी काम देंगे। और करंट अफेयर का कोई तोड़ नहीं होता है कि इसको वन लाइनर बैठ के पढ़ें, वन लाइनर के लिए अलग चीज़ होती है, जाइए वहाँ पढ़िए आप लोग।
ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर के माध्यम से सर ने बताया कि कोशिश किया आप लोगों को कि ये जो बना है फिगर, देखिए इंडिया दिया ना कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। साइंस एंड टेक, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बताया हूँ इसके पहले भी शायद मैं आपको। इंडिया ग्रॉस एक्सपेंडिचर इन R&D एंड हैज़ ट्रिपल बिटवीन 2008 से 18। 8 से 18 के बीच में कितना है? 3 गुना। ठीक है, तो 3 गुना हो चुका है। द ग्रॉस एक्सपेंडिचर R&D इन द कंट्री हैज़ बीन कंटिन्यूसली, मतलब लगातार बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ओवर द ईयर एंड हैज़ नियरली ट्रिपल्ड फ्रॉम दिस टू दिस। वही जो मैंने बताया वही बताने की सर ने कोशिश किया है। ठीक है, मेरी इंग्लिश के शब्द पे मत जाइएगा, अंग्रेजी उतनी सही है मेरी। ठीक है, तो ये मत बुझिएगा कि सर ने बोला अभी कॉन्सिस्टेंटली तक कुछ और हो गया। ठीक है, तो ये ऐसी धारणा मत रखिए गलती से भी आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अरे यार क्या बढ़ूँ मैं, गुरु जनजाति हो ही गया। हाँ, अब हम बात करते हैं ये फिगर के माध्यम से, जैसे बताया गया देख लीजिए आप लोग, PDF में मिल जाएगा पेड ग्रुप में आप लोगों को। भारत का प्रति व्यक्ति आय R&D पर वित्तीय वर्ष 17 से बढ़ाकर, ठीक है, $29.2 से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 17-18 में, ये देख लीजिए, $29.2 से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष में 17-18 में $47.2 हो गया है। अब हम बात करेंगे शोधकर्ताओं की संख्या में जो वृद्धि की बात की गई, आखिर ऐसा है क्या। भारत में प्रति मिलियन आबादी पर शोधकर्ताओं की संख्या 2000 में 110 से बढ़कर, मतलब 2000 में ओनली 110 थे, तो 2017 में अब आप देखिए 255, ठीक है, हो गए हैं। यानी कि 3 गुना जैसे बोला गया है वैसे ही है, 110 है। तो लमसम देखिए 110 थे, अब यहाँ पे देखिए इतना हो गया, आपका संख्या बढ़ के 110 से बढ़कर 2017 में 255 हो गए हैं मिलियन आबादी पर शोधकर्ताओं की संख्या जो है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अभियंत्रण, साइंस एंड इंजीनियरिंग में PhD प्राप्त करने वाली संख्या के मामले में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा स्थान भारत का है। तो पहला कौन है? अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा भारत। ACB याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देख लीजिए आप लोग, तीसरे स्थान पर है, देख लीजिएगा। PhD प्राप्त करने वाले मामलों की संख्या में अमेरिका, चाइना, उसके बाद भारत का स्थान आता है। भारत वैज्ञानिक प्रकाशन वाले देशों की सूची में भी तीसरे स्थान पर है, जो प्रकाशन होता है उसमें भी तीसरे स्थान पर है। अब हम बात करते हैं पेटेंट फाइलिंग क्या होती है। पेटेंट फाइलिंग हम बात करते हैं। पेटेंट फाइलिंग गतिविधियों के मामले में भारत 9वें स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। भारत का पेटेंट कार्यालय विश्व के सिर्फ 10 पेटेंट दाखिल कार्यालयों में से 7वें स्थान पर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पेटेंट फाइलिंग में 9वें स्थान पर है भारत, और विश्व बौद्धिक संपदा के अनुसार जो है भारत का पेटेंट का जो कार्यालय ऑफिस है विश्व के टॉप 10 जो है पेटेंट दाखिल करने वाले कार्यालयों में से 7वें स्थान पर है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन मत रखिएगा आप लोग, फाइलिंग में 9वें स्थान पर और पेटेंट कार्यालय में से 7वें स्थान पर है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण DNA, और जो भी टॉपिक दिया जा रहा है इसके प्रीवियस वीडियो को आप जाके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से सब लिंकेज रहते हैं। जितने भी करंट अफेयर आप लोग को दिए जाते हैं, DNA के टॉपिक दिए जाते थे, तो आप लोग जाके पीछे का भी WIPO, अगर मान लीजिए किसी को ना समझ में आए जो पहली बार वीडियो देख रहा है, तो जाके प्रीवियस वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं DNA का। ठीक है, प्लेलिस्ट में दिया होगा, और आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। मैं एक बार रिव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कोई हंसी मजाक नहीं होगा ग्रुप में सिर्फ सीरियस स्टूडेंट आएंगे। जैसे पहला टॉपिक मैंने बता ही दिया था आपको कि इसमें वृद्धि की गई है, 16 से लेकर 66% तक की वृद्धि हुई है, और इसमें 20 राज्य और छोटे गौड़ जनजातीय उत्पादों की खरीदों का समर्थन बताया ही गया आप लोगों को। 49 गौड़ उत्पादों के संशोधन में मूल्य में ये भी बताया गया है आपको, और ये जो वर्तमान मूल्य और संशोधित मूल्य कैसे हुए ये भी आपको बताया गया है। ये भी बताया गया कि पहले 3 साल पर एक बार समीक्षा की जाती थी, अब कोविड के कारण पहले ही समीक्षा हो जाएगी। जनजातीय मंत्रालय भी बताया गया। ट्राइफेड के बारे में तो मैं कई बार वीडियो बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। ये भी बताने की कोशिश है, कई बार हो सकता है स्टेट पीसेस किसी छोटे छोटे परीक्षाओं में भी पूछ दे। 70% आबादी गाँव में रहती है, कृषि में कितने % लोग रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। CSCP की कब स्थापना हुई थी? 1985 में, जो बताया गया है कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस, जो बताया गया आप लोगों को
और किस 22 कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित, ये भी बताया है। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना, ये भी बताया गया। ट्राइफेड के बारे में पूरा वीडियो नीचे दिया हुआ है। एक संगठित संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में अधीन कार्य करता है, ये भी बताया आपको। ट्राइफेड के अंदर ये पूरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने कार्यालय हैं और किस जो विभिन्न देश के विभिन्न स्थानों पर काम करते हैं, ये भी बताया गया है। इन लोगों का मूल उद्देश्य बताया गया। आदिवासी लोग जो जंगल में एकत्र किए जाते हैं, उनको उत्पादों को जो बाजार में सही दाम पर बिकवाने का काम करते हैं, गेहूँ धान के, ये भी बताया गया। एफसीआई उपसीआई सब बताया गया। मोटे अनाज, तिलहन दलहन सब बताया गया आप लोग, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं एमएफपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, गौड़ या लघु वनोत्पाद जो है, जनजाति लोगों को जीविका का महत्वपूर्ण जो बताया मैंने आपको कि जड़ जंगल जमीन ही होता है उन लोगों के पास। तो गैर काष्ठ वनोत्पाद हैं जिसे समांतर लघु वनोत्पाद कहा जाता है। ये सारा जो भी है, जो बांस बेत, जो भी चारा फारा, जो चारा वारा जो दिया गया है, वैक्स, डिजाइन, रेजिन, कई प्रकार के खाद, मेवे, जंगली फल, शहद, लाख, रेशम आदि शामिल, ये भी सब बताया गया आप लोगों को। वनों में रहने वाले 100 मिलियन लोग जो हैं, खाद्य सामग्री दिस और ये सब बताया ही गया। आप लोग देख लीजिएगा। ये वन के लोग को देख लीजिए, काम कर रहे हैं लोग, कुछ अचार उचार लग रहा है बना रहे हैं लोग, ये देख लीजिएगा। इनके वार्षिक आय का 20 से 40% ये भी बताया गया लोग बताते हैं। बूढ़ा शरणार्थी संकट में मैंने आपको बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक और सरकार भी याद रख लीजिएगा। और वो 4 लोग की मीटिंग हुई थी, ये भी बताया गया था। और क्यों बताया गया था कि भैया त्रिपुरा के उत्तर पूर्व जिले में स्थापित को बूढ़ जनजाति के लोगों को अस्थायी रूप से बसने के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए त्रिपुरा से बाहर करने की मांग, ये बताया गया था। 16 जनवरी को मीटिंग हुई थी, ये भी बताया गया था आप लोग को। और कौन कौन से इसमें 4 लोग हैं, ये पूरा मैंने बता दिया था, ट्रिक भी बता दिया था आप लोग, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। बूढ़ जनजाति की उत्पत्ति कहाँ हुई, वहाँ से कहाँ आके ये बसे, ये भी आप लोग को बताया गया है। ये भी बताया गया कि पूर्वतः कई राज्यों में रहते हैं। सबसे बड़ी आबादी मिजोरम के मोमित और कोलासिब जिलों में पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताया गया है। कितनी जातियों की उपजाति है, ये भी बताया गया है। किस जाति में मिजोरम में रखा गया है, त्रिपुरा में कैसे रखा गया, ये भी बताया गया है। त्रिपुरा में इनको क्या कहता है, ये भी आप लोग को बताया गया है। गृह मंत्रालय ने 75 जनजातियों को ये पूरा डिटेल आप लोग को बताया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। समझौता हुआ, समझौते में क्या पक्ष हुआ है, कितने का राहत पैकेज दिए गए, सारा बताया गया ये आप लोगों को। ठीक है, और ठीक है, और सरकार ने क्या कदम उठाया है कि जो भी त्रिपुरा में रह रहे हैं उनको केंद्र और राज्य की दोनों को लाभ उठा सकें, ये भी कहा गया है, ये भी देख लीजिएगा। अनुसंधान पर व्यय पे जो भी बताया गया, 8 से 18 के बीच में 3 गुना डिफरेंस हो गया है। मतलब रिसर्च पर इंक्रीजिंग किया गया है, बढ़ोतरी किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है आगे बढ़ने की तरफ। सरकार ने सकल व्यय पे 3 गुना की बढ़ोतरी की है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। देश में कितना किया गया है, ये पूरा डेटा सब ने मतलब आपको बता दिया गया है। ठीक है, एक भी डायमेंशन हम छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को, बस आप लोग सीरियस नहीं होते थे इसलिए थोड़ा बुरा लगता था हम लोगों को। ठीक है, 39,000 जो भी पूरा डिटेल है ये देख लीजिएगा। ठीक है, 39,437। हो सकता है कि किसी भी यूपीएससी में ही पूछ दे डायरेक्ट, कई बार पूछा है तो हो सकता है पूछ दे, इस बार भी देख लीजिएगा आप लोग इस चीज़ को। ये इसके बारे में आप लोगों को पूरा फिगर के माध्यम से बताया है। शोधकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हो गई है, पहले 2000 में 110 से बढ़कर 2017 में इतना मिलियन हो गए, ये भी देख लीजिएगा। आप मिलियन आबादी पर, मतलब ये नहीं है कि 110 लोग हैं, भारत में प्रति मिलियन आबादी पर की बात की जा रही है, मिलियन की बात कीजिए। और 1 मिलियन में कितने लोग होते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, यही आप लोग कम से कम। ठीक है, विज्ञान और साइंस टेक, ये जो साइंस एंड इंजीनियरिंग में पीएचडी प्राप्त करने वाला अमेरिका, चाइना के बाद भारत तीसरा स्थान पर, ये भी बताया गया है। वैज्ञानिक सूची में तीसरा स्थान पर, ये भी बताया गया है। पेटेंट फाइलिंग के बारे में बताया गया, भारत 9वें स्थान पर, ये भी बताया गया है। और WIPO के बारे में तो पूरा पीछे का वीडियो, बहुत सारे ऐसे चीज़ मैंने कहा ना कि पीछे दिए हुए हैं, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, युक्ति IAS की प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्रीवियस ईयर का प्रीवियस जितने भी वीडियो आप लोग को दिए गए हैं वो सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिए। इतने देख लीजिए, इतनी बार देखिए, जाने इसमें बार बार देखिए उसको, और फिर हमसे जज कीजिएगा हम लोग क्या मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझे होंगे। और जो भी पेड ग्रुप के मेंबर हैं आप लोग को ग्रुप पे आप लोग को मिल जाएगा PDF। और शाम को 7 बजे आप लोग क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है और सब क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। आशा करता हूँ कि मैं हम लोग 7 बजे शाम को मिलते हैं। ठीक है, और आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहिए, वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ मैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए बाय।